नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हमने पूर्व की क्लास के अंदर कार्बन और उसके प्रमुख यौगिकों पर चर्चा की थी, वो टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया था और अन्य वीडियो के माध्यम से भी हमने जो है धातु और उसके प्रमुख यौगिक जो है वो पढ़ना शुरू कर रखा है। यह टॉपिक हमने पहले कर लिया था। इस टॉपिक से संबंधित PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उस के जो 50 क्वेश्चन है लगभग, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और उसी क्रम को जारी रखते हुए कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में हम देखें तो पहला क्वेश्चन कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण में किया जाता है। तो देखिए, कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीनों ही समस्थानिक जो है वो कार्बन के हैं, यानी कार्बन 15 जो है वो समस्थानिक इसका नहीं है। इन तीन के अंदर से कार्बन जो 14 है उसका उपयोग जो है जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण में किया जाता है, तो कहेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति के अंदर कार्बन 14 का इस्तेमाल जो है, C14 का इस्तेमाल जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में कौन सा जो है वो कार्बन का अपर रूप जो है इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर कि ग्रेफाइट जो है उसका इस्तेमाल जो है भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना हुआ है, ग्रेफो शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना है लिखना होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, ये तो उतरनी है। और ग्रेफिन की बात करें तो ये जालकनुमा संरचना में पाया जाता है और कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है और इसका उपयोग LCD, LED और टच स्क्रीन बनाने में इस्तेमाल होता है। टच स्क्रीन बनाने में इस्तेमाल होता है। कोक, ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है और ये अक्रिस्टलीय रूप है। चलो, तो भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में या डाई लुब्रिकेंट के रूप में कौन इस्तेमाल होता है, तो ग्रेफाइट। ये कार्य चिकना होता है, ये कार्य मशीन की कार्य क्षमता भी बढ़ा देगा और साथ में ये क्या काम करेगा, मशीन की घिसावट को भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें तो सर्वश्रेष्ठ कोयला, सर्वश्रेष्ठ कोयला यानी जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक हो, ऊष्मा अधिक दे और धुआं कम हो, तो वो कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ जो कार्बन है कोयला है वो एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सर्वश्रेष्ठ कोयला है। और सबसे घटिया की अगर हम बात करें तो पीट कोयला जो है वो सबसे घटिया कोयला है। निम्न में से भूरा कोयला कौन सा होता है, ब्राउन कलर का जो कोयला है वो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है लिग्नाइट जो कोयला होता है वो भूरे रंग का होता है। सीधा भी कोयला पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अक्रिस्टलीय रूप है कार्बन के। इसी तरह से वाटर गैस का सूत्र है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये अलग अलग एग्जाम्स में, वाटर गैस का सूत्र कौन सा होता है। तो देखिए, वाटर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोजन से जो गैस बनाई जाती है वो कहलाती है वाटर गैस और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है ये वाटर गैस। और बाकी के ऑप्शन जो है वो इसके गलत है। तो वाटर गैस का सूत्र होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो वाटर गैस का सूत्र हो गया होगा। इसी तरह से अगर हम देखें वायु अंगार गैस, तो वायु अंगार गैस कौन सी होती है, तो वायु अंगार गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जब नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है तब बनने वाली जो गैस होती है वो वायु अंगार गैस कहलाती है। और वायु अंगार गैस की मैं अगर बात करूं तो ये भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। तो मुख्य रूप से जो आता है वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के संयोजन से इसे तैयार करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देखोगे इसके अंदर कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो देखिए सर्वाधिक मात्रा के अंदर,
सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% होती है। दूसरे नंबर पे, यानी ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर अगर गैस की बात करें तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन ये वायुमंडल के अंदर लगभग 21% के आसपास होती है। और तीसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी मात्रा 0.03% होती है। तो आप याद रखोगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितनी होती है, तो कहेंगे 0.03% जो है वो होती है। और इसमें वो बाकी भी पूछ लेना, अगर अब नाइट्रोजन की कितना मात्रा पाई जाती है तो आप बताओगे 78%, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है तो 21%। और ये पर्सन बार बार आया हुआ है, तो आपको याद रखना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेल्सियस तापक्रम टेम्परेचर पर ले जाएं तो यह ठोस CO2 में बदल जाती है, ठोस CO2 में बदल जाती है। और ये ठोस CO2 ही है, उसे हम शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर कि भी ठोस CO2 ऑप्शन में किस में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फ्रियोन के अंकीय मान ज्ञात करने में XYZ में से Z का क्या अर्थ है? तो देखिए, तो इसका सूत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ है फ्रियोन X, Y और Z। ये फार्मूला है, यहाँ तीनों जगह X, Y और Z तीनों जगह अंक लिखे जाते हैं, वो अंकीय मान हो जाता है इसका। तो हम ज्ञात करेंगे कि X का क्या अर्थ होता है, Y का क्या अर्थ होता है और Z का क्या होता है। सबसे पहले अगर हम X को देखें तो X का मतलब ये होता है कि फ्रियोन में कार्बन की मात्रा -1 करने पर जो भी आएगा वो X है। समझ गए? इसी तरह से Y की अगर बात करें तो Y का मतलब होता है कि फ्रियोन में हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ मात्रा नहीं है, यहाँ संख्या है, याद रखो, कार्बन की संख्या। तो फ्रियोन में हाइड्रोजन की संख्या +1, वो आ जाएगा Y की जगह। और तीसरा और लास्ट बचता है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है Z का मतलब होता है फ्रियोन में फ्लोरीन की संख्या, जितनी संख्या होगी वो Z के स्थान पर लिखी जाएगी। तो यहाँ आपसे पूछा है Z, तो यहाँ Z का अर्थ क्या है? फ्रियोन में फ्लोरीन की संख्या। तो आप देखिए ये आंसर बनेगा इसका, फ्लोरीन की संख्या। ये होता तो क्या हो जाता, ये फिर किसका मान है, ये Y के लिए है। और फ्रियोन में कार्बन की संख्या का मतलब क्या हुआ, X, और क्लोरीन की संख्या ये नहीं होता, नहीं, ये तो अपने आप में ही गलत हो गया, 3 का ही रहता है ये। तो फ्रियोन का अंकीय मान ज्ञात करने में XYZ में से Z के जो मतलब है वो क्या है, फ्रियोन की संख्या, जिसमें कुछ भी घटाना और जोड़ना नहीं पड़ता। फ्रियोन 011 का सूत्र बताना है। तो देखिए इसके अंदर कैसे ज्ञात करोगे, ये पहले सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रियोन 011, 3 चीज़ें लिखी हुई है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात करी थी। ये X है, ये Y है और ये Z है। तो X का मतलब 0 आया हुआ है, X का मतलब है कार्बन की संख्या -1। इसका मतलब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा सूत्र ऐसा है जिसमें सिर्फ कार्बन की संख्या जो है वो 1 है। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 इसमें है और 1 इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली, ये तो समझा। फिर लिखा हुआ है Y का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की संख्या, ये दोनों में कॉमन आएगी। Z की संख्या लिखी हुई है 1, यानी जिसमें फ्लोरीन जो है वो सीधा F लिखा हो तो वो उत्तर होगा इसका। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाला उत्तर, यानी CFCl3 राइट आंसर होगा इसका। और अगर इसका ये आ जाता कि भी फ्रियोन अंकीय मान लिखा था ना इसका 0, 1 और 2, तो उत्तर हो जाता है ये
इसी तरह से इसका अगर अंकीय मान निकालना होता तो क्या आता, इसका अंकीय मान आता फ्रीऑन, x की वैल्यू निकालेंगे, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, फिर हाइड्रोजन की संख्या भी 1 और फ्लोरीन की संख्या क्या होगी 2, तो फ्रीऑन 112 का सूत्र जो है वो ये होता। और ये बच गया, तो इसका कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका ज्ञात करेंगे फ्रीऑन, फिर देखिए कार्बन की संख्या कितनी 2 है, 2 में से 1 घटाओगे जब x की वैल्यू आएगी तो 1 कर दिया, हाइड्रोजन की संख्या भी 1 आती है, फ्लोरीन की संख्या 3 है, तो इसका आंसर होता फ्रीऑन 113। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो है CFCl3। नेक्स्ट C2F4Cl2 का अंकीय मान बताना है, तो वही है फ्रीऑन XYZ, ये ज्ञात करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस सूत्र को देखें तो क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है 2, 2 में से 1 घटाओ के वो संख्या यहाँ लिखनी है 1 आ गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी 1, और Z का मतलब फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं इसमें 4 है, तो इसका मतलब यहाँ लग जाएगा 4। तो आप देखिए 114, किसका आंसर ये रहा, फ्रीऑन 114। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, इसका मुख्य घटक जो है वो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। मीथेन जो है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है LPG का मुख्य घटक जो होता है वो होता है ब्यूटेन। तो आप याद रखोगे LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा, तो ब्यूटेन होता है। नॉन स्टिक बर्तनों में किसकी परत चढ़ाते हैं, ये बहुलक में से उठाया हुआ प्रश्न है, तो आपको याद रखना है मेलेमाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन और नियोप्रीन, इनमें से नॉन स्टिक बर्तनों पर किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी परत चढ़ाने के लिए, ताकि जो बना रहे हैं वो सामग्री जो है वो चिपके नहीं। तो आपको याद रखना है कि नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर जो परत चढ़ाते हैं वो बेकेलाइट की परत है वो चढ़ाई जाती है, जिससे बर्तन पर खाना बनाते समय उस पर चिपकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बेकेलाइट। ब्यूटीन का सूत्र है, देखिए इसमें 2 है, एक ब्यूट और दूसरा इन, तो एन, इन और आइन, इन का मतलब ये हुआ कि ये सूत्र है CnH2n, तो जितने कार्बन है उसके दुगने H होंगे, यही है। तो ब्यूट, तो देखिए सबसे पहले मैथ प्रोप ब्यूट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपको सूत्र बनेगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 नंबर पर आता है, तो 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन होंगे तो इसमें लिखेंगे तो N की जगह क्या रख देंगे 4 और H की जगह क्या रख देंगे 8, तो इसका मतलब ब्यूटेन का सूत्र क्या बनेगा C4 और H8। अगर आपसे पूछ लेते इसमें बॉन्ड की संख्या या बंध की संख्या, बॉन्ड की संख्या का फार्मूला ये रहता है, या तो आप इसका संरचना सूत्र बनाइए, या मैंने जैसे आपको जब कार्बन बताया था तो उस टाइम में भी बताया था कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उनके जो बॉन्ड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या हो जाए तो उनमें अंकों का योग कर दीजिए और वो उत्तर आ जाएगा। तो बॉन्ड की संख्या कितनी होगी इसमें 12। आपसे ऐसे भी पूछते अगर ब्यूटेन में बॉन्ड की संख्या कितनी है तो उत्तर हो जाएगा 12। अब आपसे सिर्फ सूत्र पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4 और H8, ये इसका सूत्र सही बनेगा। इसके बाद में अगला एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है, तो देखिए 3 श्रेणी के हाइड्रोकार्बन है, एक है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ये 3 श्रेणी के हाइड्रोकार्बन होते हैं। बीच वाले का अगर हम देखें सूत्र तो इसका होता है CnH2n, अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात करा था। अगर हम इसका सूत्र देखें एल्केन का तो इसका होता है CnH2n+2, और एल्काइन का देखें तो CnH2n-2n-2, ये सूत्र बनता है एल्काइन का। -2,
ये तीनों है। अब आपसे पूछा क्या है, एल्केन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी ये है, तो एल्केन श्रेणी का क्या सूत्र है, सामने आपके लिखा पड़ा है, CnH2n+2, यानी ये हो जाएगा। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है एल्कीन का। ये सूत्र किसका होता है, तो ये होता है एल्काइन का। और ये जो सूत्र होगा, तो इसमें देखिए आप कि भी दुगने से दो ज़्यादा हैं तो एल्केन श्रेणी का है, दो कार्बन लगे हुए हैं तो मैथ के बाद में आता है एथ, तो ये एथीन का सूत्र है, एथेन, मैथ और उसके बाद में एथ, तो ये एथेन का सूत्र होगा। तो आपसे पूछा एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+2। इसी तरह से LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, मरकैप्टन मिलाया जाता है, इसी को बोलते हैं थायोल, इसी का ये सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। नकली रबड़ किसे कहते हैं, नकली रबड़ किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है नियोप्रीन जो है उसको क्या बोलते हैं, नकली रबड़ का कहते हैं। इसमें लिखता है मैं प्लास्टिक नहीं हूँ, इसकी जो थैलियाँ बनाते हैं तो उस पर लिखा होता है मैं प्लास्टिक नहीं हूँ। नियोप्रीन को क्या बोलते हैं, नकली रबड़ बोलते हैं। कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा या फ्लोरीन। तो आपको पता है कार्बन का सबसे बड़ा कठोर रूप जो है वो कौन सा है, तो वो हीरा है। तो हीरे को आपको याद रखना है। हीरा क्यों चमकता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ये बात सही है, विद्युत का चालक होता है क्योंकि चौथा जो संयोजकता स्वतंत्र होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात भी सही है, दोनों ही तथ्य सही है और इसी के कारण से ये विद्युत का चालक होता है। तो A और R दोनों सही है और R सही कारण है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, पहला। तो इसका सबसे नज़दीक उत्तर जो बनेगा वो पहला बनेगा। R सही कारण नहीं है, गलत बात है ये। तो A सही है, R गलत है, ये भी गलत हो गया। और A गलत है, R सही है, ये भी बात गलत है। तो आपसे पूछा है कि भी कौन सा उत्तर होगा इसका, तो आप जानोगे कि पहला जो आंसर है वो इसका सही होगा। कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो कार्बन का अपर रूप, हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट अपर रूप है, फुलरीन अपर रूप है, प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक जो है वो हाइड्रोकार्बन है। तो आपका कार्बन का अपर रूप पूछा था कौन सा, नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ पाई जाती है वो कहते हैं। इसी तरह से अगला मीथेन का सूत्र देखिए, मीथेन का सूत्र पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मीथेन का क्या सूत्र होता है, तो मीथेन का सूत्र की बात करें तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी मैथ जो आता है उसमें कार्बन जो होते हैं वो एक होता है। कार्बन कितना होता है, एक। मैथ में कार्बन कितने, एक होते हैं। फिर एन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है। और एल्केन श्रेणी का जो हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर में 1 है तो यहाँ लिखोगे 1, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, H, और यहाँ आ जाएगा गुणा में 2, तो 2 गुणा 1 तो 2 और 2 4, तो ये बन गया CH4। यहाँ ऑप्शन में आप देख लोगे कि CH4 यहाँ लिखा हुआ, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। CH4 जो है मीथेन का सूत्र है। मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम जो कृत्रिम रेशा है वो कौन सा है, मानव ने सबसे पहले जो है वो नाइलॉन 66 जो है रेशे को तैयार किया था। और इस रेशे को सबसे पहले जो मानव ने प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित किया था, इस कारण से ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। नाइलॉन 66 प्रथम कृत्रिम रेशा है। सबसे छोटा एल्केन, सबसे छोटा, छोटे का मतलब ये पूछा है कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम है। तो कार्बन की सबसे कम संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आता है ना, तो अगर कार्बन 1 हो, कार्बन कितना हो, 1, तो उसे कहते हैं मैथ।
और कार्बन अगर 2 हो तो उसे कहते हैं एथ, और कार्बन 3 हो तो उसे कहते हैं एथ, मैथ, एथ, प्रोप 30 को, और C4 हो तो ब्यूट। अब आप देख लीजिए इसके अंदर कार्बन कितने लगे हुए हैं, तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो इसमें देखिए एथेन तो 2 नंबर हो गया, इसमें कार्बन 2 हो गए। मीथेन इसमें कार्बन 1 हो गया। प्रोपेन इसके अंदर कार्बन 3 हो गए, और ब्यूटेन कार्बन 4 हो गए। तो सबसे छोटा कौन सा था, तो याद रखना है आपको मीथेन जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 25वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो मीथेन बनेगा। इसी तरह से अगला देखें, CnH2n का सामान्य सूत्र किसका है, तो अभी हम बात करके आए थे एल्कीन का जो है ये सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n -2 होता है, और एल्केन श्रेणी के में होगा CnH2n +2, और एरोमेटिक ये तो यूं ही गलत बना के दिया हुआ है, तो सही राइट आंसर होगा इसका एल्कीन। CFC का उपयोग होता है ईंधन में, रेफ्रिजरेटर में, दवा में, खाद बनाने में। तो आप देखिए इनमें से चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। इसका उपयोग सर्वशीतलता प्रदान करने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में। CFC के उपयोग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। ओजोन क्षय के लिए CFC उत्तरदायी होती है, अम्लीय वर्षा के लिए नहीं होती है। इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मुख्य यूज होती है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन क्षय के कारण। स्विच और बोर्ड किससे बने होते हैं, तो स्विच और बोर्ड को बताना है आपको। तो स्विच और बोर्ड जो है वो किसके बने होते हैं, तो स्विच और बोर्ड ये बेकेलाइट के बने होते हैं। स्विच और बोर्ड किसके, तो आपको याद रखना है ये बेकेलाइट के बने होते हैं। CNG का मुख्य उपयोग खाना बनाने में, वाहनों में ईंधन के रूप में, दवा में, उर्वरक रूप में। तो देखिए खाना बनाने में इस्तेमाल होता है वो होता है LPG का इस्तेमाल होता है सर्वाधिक, मुख्य रूप से यूज पूछा है आपका तो याद रखना है। तो वाहनों में ईंधन के रूप में CNG का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में LPG का उपयोग मुख्यतः किस में करते हैं, तो LPG का भी हम बात करें तो मुख्य रूप से किस में, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से LPG हवा से होती है, भारी हल्की समान कैसी होती है, तो LPG जो गैस होती है वो वायु से भारी होती है, तभी तो नीचे रहेगी, जब तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको याद रखना है कि LPG जो है वो हवा से क्या होती है, भारी। अगर यही प्रश्न आता और यहाँ लिखा होता CNG के बारे में पूछ ले तो CNG वायु से क्या होती है, हल्की होती है, तो रिसाव होने पर वो ऊपर उठ जाती है और विस्फोट नहीं होता, नीचे हानि नहीं होगी। हीरे की चमक का कारण क्या होता है, तो आपको याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध व रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध और रंग जो है वो कैसा होता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें न तो कोई रंग होता है और न ही उसके अंदर कोई विशेष स्मेल होती है, तो रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। तो राइट आंसर इसका होगा रंगहीन और गंधहीन होता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से जुड़ने पर क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या मीथे हीमोग्लोबिन, कौन सा बनता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा, तो आपको याद रखना है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके कारण से मानव शरीर में इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये शरीर के अंदर कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको ख़त्म कर देगा, और कोशिकाओं की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को भी नष्ट कर देगा। तो राइट आंसर होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होता है। एंथ्रेसाइट कोयले का रंग कैसा होता है, तो देखिए एंथ्रेसाइट कोयले का रंग पूछा है, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसका रंग जो होता है वो काला और चमकदार होता है, काला और चमकदार। C3H8 श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, तो ये इसमें से पूछा है कि कौन सा है। तो देखिए ये जो करेंगे तो देखिए कार्बन कितने हैं 3 और H कितने हैं 8। तो आपको याद रखना है कि अगर ये 6 होते हैं दुगने होके तो इसमें 2 जुड़े हैं, तो 2 जुड़े हैं तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी का है, तो ये एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है।
क्योंकि 2 ज़्यादा हुए ना। तो एल्केन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन होता है, उसका सूत्र अभी हम बहुत देर पहले भी चर्चा करके आए, 2n+2। अगर C3 हो, 3 होगा तो H कितना होगा, 3 दूए 6, 6 और 2 8, तो ये बन जाएगा ये। और 3 कार्बन का जो है वो ये बनेगा। तो ये कौन सी श्रेणी का है, तो ये एल्केन श्रेणी का राइट आंसर है। 38 क्वेश्चन हो गए। फुलरिन 60 में कितने षटकोणीय और कितने पंचकोणीय होते हैं, तो ये आपको बताना है कितने षटकोणीय और कितने पंचकोणीय। तो इसमें षटकोणीय तो होते हैं 20 और पंचकोणीय फलन जो होते हैं वो 12 होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन होने पर उसको नाम दिया जा सकता है। 4 होने पर, 4 के अंदर क्या आता है, तो आपको याद रखना है, हमने अभी बात करी थी, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट आता है 4 के लिए, क्या नाम आएगा, ब्यूट। तो ब्यूट नाम तो एक में ही है, कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ब्यूटेन। अगर कार्बन संख्या 4 हो तो नाम क्या बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, क्योंकि प्रोपेन के अंदर तो कार्बन कितने होते हैं, 3। मेथेन में कार्बन कितने होते हैं, 1। एथेन में कितने होते हैं, 2। और ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4। तो 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। निम्न में से एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है C6H6। ये तो नहीं बनेगा, 6 होते तो या तो 12 होते या 14 होते, तो ये नहीं होगा। C2H6 दुगने करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, तो C2, ये संभावना रहती है इसकी। और ये भी नहीं बनेगा हाइड्रोकार्बन। और इसकी भी अगर हम देखें इसका, तो C2 करेंगे तो H कितने होने चाहिए, 4, ये भी बन सकता है। और 4 और 2 6, ये भी बन सकता है, 2 हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है एल्काइन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन, एल्केन। तो एल्केन पूछा है ना, एल्केन। तो देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 है। तो इसमें तो CnH2n+2 होता है फार्मूला, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो आपको याद रखना है जितने कार्बन होंगे उसमें दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो दुगने से 2 ज़्यादा। ये पूछ रहा है एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी में आपको ये देखना है कि जितने कार्बन है उसके दुगने में से 2 ज़्यादा, तो दुगने में 2 ज़्यादा ये है, क्योंकि ये तो कौन सी श्रेणी का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, जैसे दुगने हुए तो ये एल्कीन श्रेणी का है, ये एल्कीन श्रेणी का है, ये होता ही नहीं है। और ये अगर बात करें तो ये भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा C2H6। इसी तरह से अगर हम बात करें मीथेन में कितने एकल बंध होते हैं मीथेन के अंदर, तो मीथेन का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मीथेन का मतलब हो गया C1 हो गया, तो क्या होगा, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। तो क्या बनेगा, कार्बन की संख्या 1, तो C लिख दिया, और H क्या होगा, 4। तो इसका मतलब C के साथ में चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन जुड़ेगी तो H जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया और यहाँ H जुड़ा। तब आप बॉन्ड की संख्या गिन सकते हो, 1 2 3 और 4। तो बॉन्ड कितने होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। मीथेन में एकल बंध कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इसी तरह से बकमिस्टर फुलरिन किसका अपर रूप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का। तो आपको याद रखना है फुलरिन जो है वो किसका अपर रूप है, कार्बन का, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। इसी तरह से अगला देखें, ब्यूटेन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो देखिए ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोकार्बन 8 और फिर 2 हो गए, तो ये हो गया एल्केन श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी के अंदर हमने सीधा फार्मूला बताया था कि दुगने जोड़ो अंकों को, तो 14 हो गए, 14 के अंदर से 1 घटा दोगे तो 13 आएगा आंसर। बना के और देख लेते हैं, 1 2 3 4 हुए, 4 कार्बन है। अब इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ना है और इसके अंदर डबल बॉन्ड लगता नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सब जगह हम लगाएंगे क्या, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन लगाए, चारों की आवश्यकता पूरी करते जाएंगे, ये हाइड्रोजन लगा दी। अब आप बॉन्ड गिन लीजिए, 13 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो राइट आंसर क्या होगा 13। ये लो जी, राइट आंसर हो गया 13 ब्यूटेन के अंदर। इसी तरह से यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी 4, तो पूर्व लगन क्या लगेगा? तो 4 के लिए पहले के एक के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो 4 कार्बन की संख्या है तो क्या लगेगा ब्यूट। फ्रियोन 12 अणुसूत्र है, तो फ्रियोन 12 यानी आप 0 मान सकते हो, तो 0 1 2, तो आपको याद रखना है ये लास्ट वाला है ना, इस पे फोकस करिए। पहले वाले में तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या क्या है 1 है, तो एक कार्बन वाले तो ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ये 2 बच गए, 2 में आपको दूसरी चीज़ देखनी है, तो 2 यानी फ्लोरीन की संख्या 2 किस में है, तो फ्लोरीन की संख्या इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा CF2Cl2, ये राइट आंसर होगा फ्रियोन 12 का। C6H12 हाइड्रोकार्बन है कौन सा, तो 6 में देखिए आप मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स जो होता है वो हाइड्रोकार्बन है, तो हेक्स हो गया। प्लस आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर नाम अगर बढ़ाएं हाइड्रोकार्बन तो C6 और H12 यानी सीधे दुगने हुए हैं हाइड्रोजन। दुगने किस में होते हैं, तो एल्कीन के अंदर होते हैं, तो एल्कीन के अंदर जब होते हैं तो उसके लास्ट में लगता है ईन, तो ईन लगा हुआ है तो आप वो किस में लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है हेक्सीन के अंदर लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सीन। 47 कार्बन के जिस अपरूप को में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो है ग्रेफाइट। और सेकेंड लास्ट है, ग्रेफो शब्द का अर्थ है लिखना, ग्रेफो का क्या अर्थ है लिखना। और 50वां क्वेश्चन है, एथेन का सूत्र है, मैथ के बाद में एथ आता है यानी जिसमें 2 कार्बन हो वो एथेन होगा, 2 कार्बन वाला तो ये तो नहीं होगा, तो अब ये तीनों ही हैं, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या दुगनी होकर कार्बन की 2 जुड़ता है, तो दुगनी होके दुगना तो इसमें हो गया सीधा, दुगनी होके 2 जुड़ेगा तो ये होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा C2H6। तो ये थे 50 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में ये खूब ही हेल्पफुल रहेंगे। यूट्यूब पर अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और हम नेक्स्ट में ऐसे ही PYQ फिर और लेके आएंगे, जैसे टॉपिक होता जाएगा उसके साथ साथ में हम PYQ को भी संचालित करते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।